स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस में जीके जीएस और इंग्लिश जो है डिसाइडिंग फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 दोस्तों 25 क्वेश्चन, जो कि एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन थे और करंट से अपडेट करके कुछ नए क्वेश्चन को डाल के प्रैक्टिस सेट 1 बनाया था। जो बच्चे अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। और आज हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 की 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, इस बात की गारंटी है कि जितने भी वहां पे टेस्ट होंगे, जो भी एग्जाम होंगे, इसमें से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ न कुछ तो आएंगे ही, और इनसे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे संबंधित जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए फटाफट प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है और ऑप्शन देखना है और आंसर खुद से टिक करना है, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा। तो प्रश्न नंबर पहला क्या है कि सन 2011, दोस्तों हमेशा जब भी जनगणना की बात आएगी जिक्र सन 2011 का ही होगा, क्योंकि अभी तक कोई नई जनगणना नहीं हुई है। प्रस्तावित है, हो रही है, लेकिन अभी तक उसके जो डाटा हैं वो रिलीज नहीं हुए हैं। तो सबसे लेटेस्ट जो जनगणना है सन 2011 है। यदि ऐसा ही प्रश्न पूछ दे कि भारत की सबसे जो लेटेस्ट जनगणना है वो कौन सी है, तो सन 2011 की ही जो जनगणना है वो सबसे न्यू जनगणना है, ठीक है ना। अब हमारा प्रश्न क्या है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, ठीक है ना। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए कि महानगर, ठीक है ना, महानगर जैसे कि आपका मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है ना। इस तरीके के महानगरीय शहर में सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, तो सबसे अधिक जनसंख्या। तो दोस्तों, जनसंख्या का मतलब कि उस महानगर में कितने लोग निवास करते हैं, इसको जनसंख्या बोलते हैं। यदि मैं दो महानगरों से कंपेयर करूं, सपोज करिए मुंबई और दिल्ली को मैंने एज ए ऑप्शन लिया, तो मैं बोलूं कि मुंबई में 10 लोग रहते हैं, ठीक है ना, और दिल्ली में 8 लोग रहते हैं। तो इसका मतलब कि मुंबई की जनसंख्या दिल्ली से अधिक है। इसको दोस्तों जनसंख्या बोलते हैं। और जो काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो दोस्तों, घनत्व को यदि मैं डिफाइन करूं तो आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कि वहां पर सघनता कितनी है, ठीक है ना, कि एरिया कितना है और लोग कितने हैं। यदि मैं उस टर्म को डिफाइन करूं तो मैं उसको जनसंख्या घनत्व के रूप में परिभाषित कर पाऊंगा। तो दोस्तों, अभी हमसे जनसंख्या घनत्व की बात नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको इसका भी आंसर बताऊंगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा महानगर था जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी। इसका अर्थ क्या है कि सबसे अधिक घने लोग कहाँ पे रहते थे, यानी कि कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रहते थे। तो मैं बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर, दोस्तों डेफिनेटली मुंबई है। वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। यदि मैं जनसंख्या घनत्व की बात करूं कि कम क्षेत्र में, ठीक है ना, कम एरिया में सबसे अधिक लोग कौन से महानगर में रहते हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है ना। यह हो गया घनत्व और ये हो गया जनसंख्या। मैं आशा करता हूं कि आप लोग घनत्व और जनसंख्या का जो अंतर है उसको समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सावी क्वासी और कोर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है वह जीव विज्ञान से, प्रोटीन विटामिन से, और जो प्रोटीन के रासायनिक नाम होते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना, और कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा जल में प्रोटीन घुलनशील नहीं है, कौन से फल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इन सब का एक लेक्चर मैं लेके आऊंगा, जिसमें सारी बातों को एक ही लेक्चर में बता दूंगा कि आपके एक प्रश्न सही हो जाए। तो आप लोग रंकायन एकेडमी पे उस लेक्चर का इंतजार करिएगा, यह कन्फर्म है कि एग्जाम से पहले ही आ जाएगा। तो सावी क्वासी और कोर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों, सावी क्वासी और कोर प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम की कमी है, तो हड्डियों की में जो कमजोरी होती है, जो हड्डियों में कमजोरी होती है, आपके बोन्स में जो पेन होता है, उसको कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। विटामिन ए हो गया दोस्तों, वेरी, ठीक है, रातों को रतौंधी जो आती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो आप लोग इसमें देख लीजिए कि सावी क्वासी और कोर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। दोस्तों कलिंग युद्ध का अपना एक कहानी है, एक अपना इतिहास है कि कलिंग के जो राजा थे और जो मौर्य शासक थे, ठीक है ना, अशोक के बीच कलिंग का युद्ध हुआ था। बात समझ में आई? यदि आपसे पूछ दे कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक के दादा थे उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, और कलिंग के सम्राट के बीच में भी दोस्तों एक बार युद्ध हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय हार हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की उस समय हार हुई थी, लेकिन उनका पोता जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की 261 ईसा पूर्व में, तो उस समय अशोक विजयी हुआ, ठीक है ना, उस समय अशोक क्या हुआ, विजयी हुआ। यह घटनाक्रम 261 ईसा पूर्व, ठीक है ना। दोस्तों कलिंग के युद्ध में इतना रक्तपात हुआ, लाखों लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए, एकदम पूरे दोनों साम्राज्य में त्राहिमाम फैल गया, ठीक है ना, यानी कि मौत ही मौत जो है हर तरफ दिखाई दे रही थी। तो इससे सम्राट अशोक इतना विचलित हुआ कि इसने कसम खाई कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह शांति के मार्ग पे चल दिया, बौद्ध धर्म को मानने लगा और अपने बेटे और बेटी को जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। यानी कि यदि आपसे पूछे कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कौन से युद्ध के बाद हुआ, तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का जो है वो हर्ट है वो परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, और फिर उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया और अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका और नेपाल बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। यह घटना कलिंग युद्ध के बाद हुई। कब हुई थी कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। किसके बीच हुई थी? कलिंग के जो शासक थे और अशोक के बीच में। तो ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस केवल बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं इसमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस केवल मोटा मोटी आप लोग को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? ठीक है, मैं यदि बात करूं तो यह जो तट है दोस्तों, यह तट क्या है? भारत का पश्चिम तट है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तट है, ठीक है ना। यह क्या है? भारत का दक्षिण तट है। अब प्रश्न क्या पूछा है? कौन सा भारत के पूर्वी तट? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यह क्या है हमारा? यह पूर्वी तट है, ठीक है ना। यह पूर्वी है, यह पश्चिम है, ये उत्तर हो गया, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर वाला। इधर उत्तर में तो कोई तट होगा नहीं, कोई समंदर है नहीं, ठीक है ना, उधर हिमालय है। तो पूर्वी इधर क्या है? इधर पूरे समंदर से है। तो बात करेंगे प्रश्न, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। पूर्वी तट के पूर्णतः आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। यह दोस्तों पूर्वी तट के आंशिक भाग के लिए, यदि इनमें से कोई भी पूर्वी तट पे आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा सा भी यदि लगता होगा तो भी इसका आंसर वह नहीं होगा, क्षेत्रीय नाम नहीं है। तो बात करते हैं कोरोमंडल तट, जो कि इधर भी पूर्वी तट पे थोड़ा बहुत हिट करता है। उत्कल तट भी हिट करता है, तमिलनाडु तट भी हिट करता है। लेकिन दोस्तों मालाबार, केरल, ठीक है ना, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा मालाबार तट पे। तो जो केरल में मालाबार तट है, और केरल दोस्तों बिल्कुल इधर है, ठीक है ना। केरल हमारा कहाँ है? केरल हमारा साउथ में है। तो जो मालाबार तट है वह पूर्वी, जो भारत का पूर्वी तट है, बिल्कुल भी टच नहीं करता। मालाबार तट जो है वह बिल्कुल भी उसको टच नहीं करता, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का मालाबार तट। यह डेफिनेटली कंप्लीटली दक्षिण में ही है। बात समझ में आई ना? यह पूर्वी तट में नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया? दोस्तों 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है यह चेन्नई में आयोजित हुआ। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यह चेन्नई में आयोजित हुआ। और जो इसकी थीम थी, इसकी थीम थी छोटा भाई, ठीक है ना। हिंदी में इसकी थीम क्या थी? छोटा भाई। यह दोस्तों पारंपरिक साउथ इंडियन जो धोती होती है, कपड़े होते हैं, उसमें यह खेला गया था। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित हुआ था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सप्तागोड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सप्तागोड़ा मंदिर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। यह काफी फेमस मंदिर है। तो सप्तागोड़ा मंदिर के बारे में यदि आपसे पूछे
तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सबरीमाला जैसे मंदिर हो गया, यह काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है, कि महिलाओं की इक्वलिटी को लेकर क्या महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, यह कौन से भगवान को समर्पित है और कौन से राज्य में है। ऐसे प्रश्न यदि हाईलाइट में रहे तो पूछने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। अब बात करते हैं रीता गिद्धा नृत्य करती है। हमें रीता से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें गिद्धा से है, ठीक है ना। मैंने एक दिन आपको बताया था कि गिद्धा जो होता है यह पंजाब का एक काफ़ी फेमस नृत्य है। जैसे कि यूपी बिहार में लोग शादियों में गाली गाते हैं ना, कि लोगों का नाम लेकर गाली गाते हैं, उसी तरीके से पंजाब में गिद्धा का भी गायन होता है लोगों का नाम ले लेकर, ठीक है। तो हमने अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही आपको नृत्य और गायन का हमने एक लिस्ट बताया था, उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था। यदि आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा कुछ पता है कि भंगड़ा गिद्धा ये सब कहाँ पर फेमस है, ठीक है। तो रीता गिद्धा नृत्य करती है। रीता क्या करती है? रीता गिद्धा नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? डेफिनेटली पंजाब से, ठीक है ना। आप लोगों ने एक शायद वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि कपिल शर्मा की जो माता जी हैं वो मीखा के साथ एक गाना गा रही हैं, ठीक है ना। काफ़ी फेसबुक पे वायरल हुआ था वो वीडियो। तो मेरी समझ से वह भी गिद्धा ही गा रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? पंजाब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, सबसे पहले बात करते हैं कि यह कहाँ पर हुआ। तो यह जो इसकी मेजबानी की थी वह मध्य प्रदेश ने किया था। कौन? वह मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और दोस्तों कुछ इसके आयोजन दिल्ली में भी हुए थे, लेकिन यदि हम मेजर पॉइंट को काउंट करें तो मेजर पॉइंट को हम बोलेंगे कि मध्य प्रदेश। यदि ऑप्शन में मध्य प्रदेश है तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेजबानी की, मेजबानी मतलब मेहमान नवाजी कि आप हमारे घर आए हैं, तो वह एमपी ने किया था। और बात यहाँ पर क्या है कि 5वें संस्करण, कौन सा संस्करण? 5वें संस्करण, ए करंट अफेयर्स का प्रश्न है, में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों महाराष्ट्र पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन हुआ वह मध्य प्रदेश और दिल्ली ने संयुक्त रूप से किया, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसकी मेजबानी की, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हम आपके घर गए और आप हमें एक दिन के लिए पड़ोसी के घर भेज दिए और 3 दिन हम आपके घर रहे, तो उसी तरीके का कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। भारत की सीमा में म्यांमार से लगती है। दोस्तों यदि आप लोग को भारत के मैप का हल्का फुल्का भी यदि अनुमान हो, यदि आपको भारत के मैप का हल्का फुल्का भी अनुमान हो, तो जो पूरब का क्षेत्र है उधर म्यांमार है। प्राचीन नाम इसका बर्मा था और 1935 में, पॉलिटी का प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और फाइनली 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया और बर्मा का जो वर्तमान नाम है म्यांमार है। अभी हाल में इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर सैनिक शासन हो गया, ठीक है ना। जो वहाँ की हेड थी उनको जेल में डाल के सैनिकों ने वहाँ पर क्या कर लिया, जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना कब्जा हो गया कि सैनिक रूल हो गया, उसी तरीके से म्यांमार में भी सैनिक रूल हो गया। तो यह भारत के कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों डेफिनेटली भारत के इधर पूरब में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? पूर्व होगा, ठीक है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? डेफिनेटली यह प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तो महिला से प्रश्न है और दूसरा इन्होंने जीता है, ठीक है, और पहली बार जीता है। तो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? दोस्तों इंडिया रहा। और इसने किसको हराया? तो इसने इंग्लैंड को हराया। बात समझ में आई? तो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल नहीं बात हो रही है, ये सीनियर की बात नहीं हो रही है, ये अंडर T20 महिला वर्ल्ड कप की बात चल रही है, ठीक है ना। और जो सीनियर वाली महिला हार गई ऑस्ट्रेलिया से, वो हार गई, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है ना। अंडर 19 महिला अंडर 19 नहीं, सिर्फ महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? वह ऑस्ट्रेलिया रही है। लेकिन अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता भारतीय लड़कियां रही हैं और इन्होंने इंग्लैंड को हराया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इंडिया। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ वैयक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियमित करता है? तो सबसे पहले आप लोग, हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आपको याद ना हो, तो आप लोग इसमें से पॉइंट पकड़ा करिए। जो ज्यादा बड़े प्रश्न होता है ना उसका आंसर भी बड़ा आसान होता है। तो श्रम कानून कौन बना सकता है? रॉलेट अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम। दोस्तों रॉलेट वालेट तो 1947 के पहले चले गए थे, तो फिर वो क्यों कानून बनाने आएंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम और चार्टर अधिनियम। श्रम कानून कामगारों के संबंध में, यानी कि जो लोग वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, उनके संबंध में। तो वो काम कहां पर करेंगे? इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो इंडस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? औद्योगिक। भारतीय श्रम कानून, दोस्तों कानून बनाने की बात कहां पे होती है? जहां पर विवाद होता है। जैसे मान लीजिए कि तीन दोस्तों के बीच में विवाद हो गया, तो फिर वहां पर क्या होगा? एक कानून बनेगा, भाई बर्तन तू मांजेगा, झाड़ू तू लगाएगा, ठीक है ना, पानी तू लाएगा। तो इसी तरीके से जब विवाद होते हैं तो कानून बन जाता है। तो फिर इसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप कॉमन सेंस के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 47 है तो चार्टर अधिनियम तो आएगा नहीं। चार्टर अधिनियम का मतलब क्या था? कि भारत में अंग्रेजों के शासन को एक नियम कानून प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा चार्टर अधिनियम लागू होता था, ठीक है ना। कि 1773 का आ गया, फिर 84 का आ गया, 1813 का आ गया, 1861 का आ गया, 1858 का आ गया। तो ये सब भारत में ब्रिटिश राज्य को नियमित करने के लिए, उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए चार्टर अधिनियम भारत में आते थे। बात समझ में आई? तो वो सब तो समय बीत गया था। भारतीय परिषद अधिनियम जो था, ठीक है ना, ये तो उससे पहले की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? औद्योगिक विवाद अधिनियम और चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी सीखते जाइए। नमिता से हमें कोई खास मतलब नहीं है। कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है। नमिता जी जो हैं वो कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती हैं। वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ठीक है ना। नमिता जी किसके बारे में बात कर रही हैं? कायांतरित सेल के बारे में बात कर रही है। तो मैं आपको नमिता जी की बातों को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों अवसादी प्लस आग्नेय, अवसादी प्लस आग्नेय चट्टानों में जब ताप और दाब, जब अवसादी और आग्नेय चट्टानों में ताप और दाब, ठीक है ना, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है, तो अवसादी और आग्नेय चट्टानें कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं और इन चट्टानों को हम संगमरमर, जैसे जहां पर संगमरमर का निर्माण होता है तो वह इसी प्रक्रिया के तहत होता है कि अवसादी प्लस आग्नेय चट्टानों में जब ताप और दाब इंक्रीज होता है तो वह कायांतरित सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और उन्हीं को हम संगमरमर कहते हैं। तो आप लोग आंसर देख लीजिए, हाईलाइट हो गया, सेल हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया? संगमरमर। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, इनका शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है ना, और कौन कौन से प्रमुख शासक इनमें शासन किए हैं। सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग गुलाम वंश को भी देख लीजिएगा। कल हमने गुलाम वंश के बारे में बात किया था, ठीक है ना। यहाँ पे आज तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तुगलक वंश की जो स्थापना थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 1320 से लेके 1414 तक, 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश चला। तुगलकी फरमान, तुगलक वंश चला। और गयासुद्दीन तुगलक, गायसुद्दीन नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो आया मेन, मतलब कि उसका उत्तराधिकारी, इसको यदि मैं पहली प्रेफरेंस दूं, कलर चेंज कर दूं, मैं एक्चुअली कलर कम ही चेंज करता हूं। तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक यदि प्रथम पे आया तो मोहम्मद बिन तुगलक सेकंड पे और फिरोज शाह तुगलक यदि हम थर्ड पे मान लें तो दोस्तों एक नाम है रुकनुद्दीन तुगलक। इसका नाम क्या है? रुकनुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों इसके स्थान पे नासिरुद्दीन तुगलक रहेगा। बात समझ में? यदि यहाँ पे नासिरुद्दीन तुगलक होता तब यह सही होता। नासिरुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश में से आपको सिर्फ 4 ही शासकों के नाम प्रमुखतः पूछे जाएंगे।
सबसे पहले तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। और तुगलक वंश कब से कब तक रहा? तो 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश रहा। तुगलक वंश के जो प्रमुख शासक रहे वह मैंने वहां पर नंबरिंग भी कर दिया है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन तुगलक। रुकनुद्दीन तुगलक नहीं होगा, ठीक है ना, ये रुकनु नहीं थे, नासिरुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर और इसके संबंधित जो प्रश्न थे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो इन सब की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ और प्रमुखता त्योहारों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ऊंट मेला हो गया, तीज महोत्सव हो गया, डेजर्ट महोत्सव हो गया, ब्रज होली हो गई, ठीक है ना, यह भी वहां के प्रमुख महोत्सव हैं। ऊंट महोत्सव हो गया, मेवाड़ महोत्सव भी होता है, मेवाड़ महोत्सव भी होता है, डेजर्ट जिसे रेगिस्तान भी बोल सकते हैं। ऊंट महोत्सव हो गया, मेवाड़ महोत्सव हो गया, डेजर्ट महोत्सव हो गया, तीज महोत्सव हो गया, यह महिलाओं का त्यौहार है, तीज महोत्सव हो गया, बूंदी महोत्सव हो गया, बूंदी महोत्सव हो गया, ठीक है ना। देख लीजिए प्रश्न नंबर 14 का बूंदी महोत्सव, और उसके साथ साथ और भी महोत्सव को याद कर लीजिए। ऊंट, मेवाड़, डेजर्ट, तीज और बूंदी महोत्सव, मुख्यतः इतने ही त्यौहार होते हैं, और इनके नृत्य को भी हमने पढ़ा रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया। सबसे पहले आप समझते हैं स्तूप होता है क्या है। जब महात्मा गौतम बुद्ध का, ठीक है ना, जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई, कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, मैंने बताया था मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, यानी कि वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनको कौन सी नदी किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? वह पेड़ कौन सा था? कब इन्होंने पहला उपदेश दिया? कहाँ पे दिया? इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। इन्होंने अपना उपदेश कहाँ पे दिया? शायद सारनाथ में। ये सब कहानी में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों स्तूप का मतलब क्या होता है कि जब महापरिनिर्वाण को गौतम बुद्ध जी प्राप्त हो गए तो इनकी अस्थियों को वहां पर ले जाकर रखा गया है। आप लोग यदि सर्च करके स्तूप देखेंगे तो ऐसे ही मतलब कि वो एक बंद सा बॉक्स की तरह होता है, और उसमें गौतम बुद्ध जी की अस्थियों को रखा गया है। और यदि मैं बोलूं कि बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के लिए गौतम बुद्ध के बाद जो सबसे प्रमुख धार्मिक चीज होती है वह स्तूप ही होते हैं। ऐसा मानना है कि गौतम बुद्ध जी आज भी उसमें निवास करते हैं, ठीक है ना। तो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो वो लोग परिक्रमा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं स्तूपों की, उस प्रक्रिया को मेधी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेधी कहते हैं। हो सकता है कि थोड़ा समय ज्यादा लग गया हो, लेकिन दोस्तों आप लोग को समझ में आना चाहिए। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। जैसे ये क्या हो गया? जमीन हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्थल मंडल, ठीक है ना। इंग्लिश में बात करें तो लिथोस्फीयर। और जो ये ऊपर का भाग हो गया, ये जो ऊपर का भाग हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वायुमंडल, ठीक है ना। अब ये जो नीचे का भाग हो गया, इसको क्या बोलेंगे? जल मंडल। और इन तीनों को मिला के, ठीक है ना, इन तीनों को मिलाकर जो एक समन्वय बनता है जहां पर जीव निवास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बायोस्फीयर, जीवमंडल, जहां पर जीवन संभव है। बात समझ में आई? इन सारे घटनाओं को आप लोग देख लीजिए, सारा पूछ सकता है कि जो वायु होता है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फियर, वायुमंडल, फिर इसके बाद जीवमंडल, फिर जलमंडल, फिर इन सभी मंडलों को मिलाकर, ठीक है ना, जहां पर जीवन संभव होता है उसको बोलते हैं स्थलमंडल। यहां तक हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में चुनाव की बात कर रहा है, ये प्रधानी और मुखिया के चुनाव की बात नहीं चल रही है, भारत में चुनाव कराए जाते हैं। कुछ बच्चे मतपत्र बैलेट पेपर पे अपना बैलेट मार के चले आएंगे, अपना मत दे के चले आएंगे, तो ऐसा मत करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, वहीं जो इलेक्शन के बाद शोर उठता है कि ईवीएम हैक हो गया, वही वाला ईवीएम है। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम है दोस्तों। Na मतलब क्या होता है? सोडियम, और Cl मतलब होता है क्लोरीन। आप लोग यदि MTS की तैयारी कर रहे हैं तो 20 तक आप लोग याद कर लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, 20 तक। तो NaCl का नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? LiCl, लिथियम क्लोराइड। इसका नाम है सीजियम, तो CSF, NaCl, कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है ना, CaI2, क्योंकि यह सेकेंड ग्रुप है तो इसकी बैलेंसी 2 होगी, इसलिए यहाँ पे I2 होगा, तो हमारा ये होगा सोडियम क्लोराइड। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? पेंडिंग क्वेश्चन है। बजट अभी आया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी एकत्रित करो, 2-4 बातें और पता चलेंगी, ठीक है ना। किस सिगरेट पर टैक्स बढ़ा है कि नहीं, थोड़ा जानकारी एकत्रित करो वहां से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14 है दोस्तों। आर्टिकल 14 का मतलब क्या है कि कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है और कानून के लिए सब समान है, ठीक है ना। यह कौन बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो कि मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपका आंसर आर्टिकल 14। आचार्य शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों सत्रिय। यह असम का प्रमुख नृत्य है, ठीक है ना, यह असम का मुख्य नृत्य है, मुख्य नृत्य है। कौन सा? सत्रिय। और इस सत्रिय नृत्य का संबंध किससे है? आचार्य शंकर देव से, ठीक है ना। यह जो भारत के प्रमुख 8 नृत्य हैं उनमें से एक है, ठीक है ना। तो यह जो भारत के प्रमुख 8 नृत्य हैं उनमें से एक है। कौन सा? सत्रिय नृत्य। यह असम का प्रमुख नृत्य है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। सीएम चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई? दोस्तों राजस्थान। पधारो हमारे देश। यह स्वास्थ्य से संबंधित है, यह एक स्वास्थ्य योजना है कि जिनकी तबीयत खराब है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए योजना चलाई गई है, उनको कुछ फंड मिलेगा। यह सीएम चिरंजीवी योजना, ठीक है ना। आयुष्मान भारत के बारे में भी पढ़ना ना भूले। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है ना, कौन सा? इंदौर। और यहां पर 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं एक नाटक में नरेश ने क्या कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है नरेश ने क्या कहा क्या नहीं कहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मतलब खुद का राज होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई और राज नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये देश हमारा है तो राज भी हमारा ही होगा। यह कहने वाले कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि यदि हम इस देश में पैदा हुए हैं तो इस देश में राज करना हमारा जन्म से ही अधिकार है। ऐसा बोलते हैं ना कि हम इस घर में पैदा हैं, हाँ, तो इस घर की प्रॉपर्टी पे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उसी तरीके से यदि हम इस देश में पैदा हुए हैं तो इस देश पे राज करना भी हमारा जन्म से ही अधिकार है। यह कथन किसका था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का था, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन, जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, इसका मतलब कि
भारत में राष्ट्रीयता की भावना, कि भारत अलग नहीं है, ठीक है ना, भारत की जो भूमि है उसमें सब लोग एक हैं, ऐसी भावना, यानी कि एक देश की भावना जब जागृत करने का प्रयास चल रहा था तो उस समय एक प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा गया, और इसके जो लेखक रहे हैं कोई और नहीं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी रहे हैं। दोस्तों इन्होंने गीतांजलि की भी रचना की थी, गीतांजलि की, और गीतांजलि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला है, ठीक है ना, ये वही अल्फ्रेड नोबेल वाला पुरस्कार है, तो वह गीतांजलि पर मिला है। गीतांजलि के लेखक भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, और इन्होंने जब राष्ट्रवादी आंदोलन के समय गोरा उपन्यास भी लिखा था। बात समझ में? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रयास किया कि आप लोग को 25 क्वेश्चन और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बताया जाए, कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो। दोस्तों यह क्वेश्चन हवा में नहीं बनाए गए हैं, मैं आपको यकीन दिला दूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी जीडी जो भी आपके सिमिलर एसएससी की एग्जाम है उससे लिए गए हैं, और उसकी ही आधार पे नए क्वेश्चन बनाए गए हैं, और जो नए करंट आ रहे हैं, जो नए करंट के क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट किया गया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपके एसएससी एमटीएस की हम कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाएंगे। बस एक काम करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।